नंबर 42 पे आ जाओ। पेज नंबर 42। जैसा आपको पता है कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर। इस राजा, किसान और नगर के अब तक हम 5 सेगमेंट पढ़ चुके। उसमें हमने 600 BC से 600 CE के दौरान जो भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही, जिसमें जनपद, महाजनपद बने और फिर मॉडर्न एम्पायर बना, वो सब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी। और फिर हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। इकोनॉमिक हिस्ट्री में अब तक हम गाँव में कैसे इकोनॉमी चलती थी उसके बारे में पढ़ चुके। हमने देखा गाँव की मुख्य जो काम धंधा था वो खेती बाड़ी थी, और इस दौरान खेती को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 3 टेक्निक्स अपनाई गई। खड़ा हो, कौन कौन सी 3 टेक्निक्स अपनाई गई? कल ही बताया, कई बार बताया, लिखवाया ये। हाँ भाई तू बता। तो हल का इस्तेमाल होने लगा, लोहे के हल का इस्तेमाल, ठीक है। रोवाई यानी कि ट्रांसप्लांटेशन, सिंचाई के लिए हल, सिंचाई के लिए कुएं, तालाब का इस्तेमाल, और कैनाल यानी कि नहरें। और जो अर्धशुष्क एरिया थे वहाँ पे लोहे के हल का इस्तेमाल किया जाता। लोहे का हल, कुदाल का, हो एग्रीकल्चर। तो भैया पढ़ाई कर ले, बैठ जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि गांव की इकोनॉमी कैसे चलती थी, रूरल इकोनॉमी कैसे चलती थी। आज हम 6th सेगमेंट पे हैं, और ये 6th सेगमेंट है टाउन्स एंड ट्रेड, यानी अब हम शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि 600 BC से 600 CE के दौरान शहरों में क्या हो रहा था, वहाँ की इकोनॉमी कैसे चल रही थी, शहरों में किस तरह का उत्पादन, काम धंधे चल रहे थे। आज इस पर चर्चा हमें करनी। तो सबसे पहले 6.1 आप निकालें और अपने कॉपी में हेडिंग डाल लें, न्यू सिटीज, नए नगर। तो आज हमें नए नगरों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से नए नगर, किस किस तरह के नए नगर 600 BC से 600 CE के दौरान स्थापित हो रहे हैं। इनमें से इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले वो क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है, मैनी अर्बन सेंटर्स emerged in several parts of the subcontinent, from सिरका को ऐसे सी डाल के डॉट भी, सिरका का मतलब लगभग, सी डाल के डॉट, सी डॉट का मतलब होता है सिरका मतलब लगभग, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, तो लगभग, तो इसे कहते हैं सिरका 6th century BCE, फुल स्टॉप, इलैबोरेट। अब हिंदी में लिखो। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से बहुत से नगरीय केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में उभरने लगे थे। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में उभरने लगे थे। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में उभरने लगे थे। पूर्णविराम, व्याख्या कीजिए। तो अब हमें देखना कौन कौन से, उनके एग्जाम्पल बताने के कौन कौन से नगर उभरने लगे थे। किताब में बिल्कुल साफ लिखा है, 6.1 जो पैराग्राफ है उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि बहुत सारे नए प्रकार के नगर जो थे वो उभरने लगे थे। तो कौन कौन से? नंबर 1, एक तो कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास, जो महाजनपदों की राजधानियां थी, एक तो वो नगर बन गए महाजनपदास, एक तो ये नगर थे। और महाजनपदों की कौन कौन सी राजधानियां थी, ये तुम्हारी क्लास में चार्ट जो पीछे लगा हुआ है वो दिखा दो, पीछे का चार्ट। उस चार्ट में क्लियरली लिखे हुए हैं, और ये कहा भी था कि सब अपनी कॉपी पर इसके नाम लिख लेंगे कि कौन सा महाजनपद था, उसकी राजधानी कौन सी। तो एक तो ये वाले महानगर, एक तो ये नगर बन गए। दूसरे कौन से नगर बन गए? दूसरे जो नगर थे
वो थे जिसे हम कहते हैं कि जो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी व्यापार के मार्गों पर स्थित थे। जो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी व्यापार के मार्गों पर स्थित थे, रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी व्यापार के मार्गों पर स्थित थे, ऐसे शहर नगर के, ऐसे जगह नगर के रूप में उभर के सामने आए। तो दो तरह के रूट्स थे, एक तो थे लैंड रूट्स यानी भूमि मार्ग, भूमार्ग, और एक थे जिसे हम कहते हैं जो रिवर रूट्स यानी कि वाटर मार्ग, वाटरवेज। तो जो हमारा लैंड रूट्स का जो एग्जाम्पल है, जो शहर भूमि मार्ग पर स्थित था, भूमि नेशनल हाईवे पर स्थित था, तो वो था उज्जैनी। उज्जैनी सड़क मार्ग पर स्थित होने के कारण बड़ा नगर बन गया और पाटलिपुत्र नदी के किनारे, गंगा के किनारे होने की वजह से और राजधानी होने की वजह से बड़ा नगर बन गया। तो ये बात हो गई। इसके अलावा हमें तमिलनाडु में यानी दक्षिण भारत में एक और नगर दिखाई देता, पुहार। पुहार कोस्टल टाउन के रूप में यानी समुद्र तटीय नगर के रूप में विकसित हुआ। वहां पर विदेशी व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य से व्यापार वहां से होता था, इसलिए पुहार जो है वो कोस्टल टाउन के रूप में विकसित हुआ। कोस्टल टाउन, यहां से रोमन ट्रेड होता था, कोस्टल टाउन के रूप में विकसित हो गया, यहां से रोमन ट्रेड होता था। और इसके अलावा मथुरा कई कारणों से बड़े नगर के रूप में विकसित हो गया। मथुरा जो था वो कई कारणों से बड़े नगर के रूप में विकसित हो गया। मथुरा कमर्शियल यानी व्यापार वाणिज्य की वजह से भी नगर के रूप में विकसित हो गया। कल्चरल, क्योंकि वहाँ मंदिर थे, सांस्कृतिक संबंध बातें थी, उसकी वजह से भी नगर के रूप में विकसित हो गया। और पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से भी नगर के रूप में विकसित हो गया। तो मैंने कल यानी लास्ट क्लास में बताया था कि भारत में मौर्यों के बाद एक ऐसा शासन काल आया था, एक ऐसे राजवंश का शासन आया था जिसमें मथुरा भी एक उनकी राजधानी थी। नॉर्थ वेस्ट से फैलकर उनका जो शासन था वो मथुरा तक फैल गया। तो मथुरा को उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया और वहाँ पर उस मथुरा में उस राजवंश के एक राजा की कोलोसल स्टैचू यानी बहुत बड़ी मूर्ति भी मिली है, जिसका फोटो तुम्हारी किताब में। तो वो कौन सा राजवंश था जिसकी राजधानी मथुरा थी? कौन था? कुषाण राजवंश, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण। तो इसलिए क्योंकि वो कुषाणों की राजधानी भी थी, इसलिए भी मथुरा एक बड़े नगर के रूप में उभर कर सामने। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के दौरान, 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के दौरान इस प्रकार से नए नए नगरों का विकास हुआ। इन सब के एग्जाम्पल के साथ तुम्हें अपने आंसर को लिखना है। यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट 6.2 पर आ रहे हैं। तो 6.2 में हमें क्या पढ़ना है और उस पर किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 6.2 में क्या पढ़ना है और क्या उस पर क्वेश्चन आएगा। तो 6.2 है अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो आपको याद है जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हड़प्पा सिटीज थी, हड़प्पा संस्कृति की जो शहर थे, उनका यहाँ पर लार्ज एक्सकैवेशन हुआ, यानी उत्खनन हुई, खुदाई हुई और उनको खोदकर हमने जमीन के नीचे से उस जमाने के यानी हड़प्पा काल की बहुत सारी चीज़ें निकाली। तो हमें पता चला उस समय ऐसा इम्पोर्टेंट जो एक कल्चर विकसित हुआ था जिसे हड़प्पा कल्चर कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अब हम जब 600 BC से 600 CE के शहरों पर आते हैं तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं
उनको यहाँ भी खुदाई करनी थी ताकि जमीन से खोद कर नीचे से निकालने के यहाँ क्या क्या चीजें थी। लेकिन इन शहरों में ये जो शहर जो 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के दौरान विकसित हुए, ये शहर आज भी जीवित है। जैसे हम देखते हैं हस्तिनापुर उस समय था और आज भी मेरठ के पास है, वहाँ आज भी लोग रहते हैं। पाटलिपुत्र उस समय भी था और आज भी बिहार की राजधानी पटना के रूप में विकसित है, आज भी लोग वहाँ रहते हैं। तो क्योंकि इन शहरों में आज भी लोग जीवित रहते हैं, आज भी लोगों का निवास है, इसलिए इन शहरों में बड़े पैमाने पर खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं, तो उनको हटा के उनकी ज़मीनों को लेकर कैसे हम खुदाई करके उनके नीचे पता लगा सकते हैं। तो इसलिए इन शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इन शहरों में लोग आज भी रह रहे हैं, इसलिए इनकी खुदाई करना संभव नहीं है। लेकिन जितनी भी खुदाई हुई है, जहाँ भी थोड़ी जगह मिली और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की इन शहरों में, तो उसे वहाँ पर बहुत खास तरह की चीज़ें मिली हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, Why is it difficult to conduct extensive excavation? Why is it difficult to conduct extensive excavation at most cities of the urban centers, at most cities of the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent, from circa, वही C डॉट डाल के, from circa 6th century BCE, from circa 6th century BCE, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखें, what kind of artifacts have been recovered from them? What kind of artifacts have been recovered from them? तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब हिंदी में लिखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए नगरों में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने में, पुरातात्विक उत्खनन करने में क्या कठिनाइयां आती हैं? पुरातात्विक उत्खनन करने में क्या कठिनाइयां आती हैं? पुरातात्विक उत्खनन करने में क्या कठिनाइयां आती हैं? क्वेश्चन मार्क के आगे लिखो, इन नगरों की खुदाई करने पर वहां कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? वहां से कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? वहां से कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो अभी इसके पहले भाग का उत्तर तो मैंने बता दिया, क्योंकि इन नगरों में आज भी लोग रह रहे हैं, वहां उनके मकान और दुकान है, इसलिए वहां पर उतने बड़े पैमाने पर उत्खनन करना, एक्सकैवेशन करना पॉसिबल नहीं है जितना हड़प्पा शहरों में हमने कर लिया, क्योंकि वो आज खाली पड़े हैं। वो शहर
आज वहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए हमने खोद के पता लगा लिया इनके नीचे क्या था। लेकिन पाटलिपुत्र में तो आज भी, वो तो बिहार की राजधानी है, आज भी लोग रह रहे हैं। हस्तिनापुर, दिल्ली, इन सब जगह तो लोग आज भी रह रहे हैं। इनकी खुदाई करने में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग रह रहे हैं तो अब खाली जगह है नहीं, खुदाई करना है। तो ये तो समस्या, तो ये कठिनाई आती है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन करने। अब इस प्रश्न का दूसरा भाग कि उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ खुदाई हो पाई है तो वहाँ किस प्रकार की वस्तुएं मिली। तो ये सब उत्तर आपको 6.2 पेज नंबर 42 के 6.2 में आपको दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर हमने खुदाई की तो हमें मिली है यहाँ पर फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेस, यानी हमें यहाँ पर कटोरियाँ और थालियाँ, बड़ी अच्छी बनी हुई कटोरियाँ और थालियाँ मिली विद ए ग्लॉसी फिनिश, यानी चमकदार, इनकी चमकदार ढंग से बनी है कटोरी थाली। इसके अलावा हमें और इन चमकदार कटोरी थाली जैसे बर्तनों को कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। तो एक तो हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक तो ये मिले कटोरी थाली चमकदार वाली। और क्या मिला, यानी ये जो कटोरी थाली चमकदार वाली जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कह रहे हैं, यह हो सकता है उस समय के अमीर लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाए। इसके अलावा और क्या मिला हमें, इसके अलावा हमें वहाँ पर मिला है ऑर्नामेंट्स, यानी जेवर, गहने, टूल्स, उपकरण मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, फिगराइन, मूर्तियाँ मिली हैं। ये सब बहुत तरह के अलग अलग मटेरियल से बनी है सारी चीज़ें। और वो मटेरियल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा। इन सब मटेरियल से बनी ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली। और यहाँ पर खुदाई करना संभव क्यों नहीं है? हाँ भाई दिव्या बता, खुदाई करना क्यों संभव नहीं है इन जगहों पर? क्योंकि यहाँ लोग अभी भी रह रहे हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा कर ली। अब हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जो छठी शताब्दी ईसवी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसवी तक जो ये नए नगर विकसित हुए थे, इन नगरों में किस प्रकार के लोग रहते थे? आज तुम्हारा अपने मोहल्ले में, आप अड़ोस पड़ोस में देखो, दिल्ली में किस प्रकार के लोग रहते हैं? कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई दुकानदार है, कोई ठेले वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई आर्टिजन है, शिल्पकार है। दिल्ली में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो यही सवाल ये पूछा गया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसवी तक के जो ये नगर विकसित हुए थे, इन नगरों में किस प्रकार के लोग रहते थे? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट टाइप ऑफ पीपल lived in towns, what type of people lived in towns that emerged in the subcontinent, from circa 6th century BCE, क्वेश्चन मार्क। अब अगला अब हिंदी में लिखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से विकसित होने वाले, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से विकसित होने वाले नगरों में किस प्रकार के लोग रहते थे? नगरों में किस प्रकार के लोग रहते थे? तो इसका उत्तर पेज नंबर 43 में जो मैप के नीचे का जो पैराग्राफ है वो ऐसा। और हमें पता कैसे चला कि इन नगरों में किस प्रकार के लोग रहते थे? क्योंकि हमें बहुत प्रकार के वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिले। वोटिव इंस्क्रिप्शन यानी अनुदान अभिलेख क्या होते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि हमने या किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जैसे मंदिर को, कोई दान दिया है, तो वो दान के बारे में अपनी एक पट्टी भी लिखवा देता था कि जी मैंने इसको दान दिया इस मंदिर को, और अपना नाम भी लिखवाता था
और अपना पेशा भी लिखवाता था कि वो क्या काम करता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल पेज नंबर 42 में जो नीचे चित्र दिया वो है। ये जो चित्र है ये क्या है? ये एक इमेज, ये गिफ्ट दिया है किसी व्यक्ति ने और उसका नाम है नागपिया। वो एक स्त्री है और उसके पति का नाम है धर्मक, और धर्मक जो है वो एक गोल्ड स्मिथ है यानी सुनार। तो क्योंकि इसमें एक यानी जिस जो नागपिया नाम की स्त्री ने इस मंदिर को जो दान दिया है तो उसने अपनी नाम की पट्टी भी लगवाई है कि मैंने इस मंदिर को ये दान दिया है और मेरे पति का नाम ये और मेरे पति ये काम करते। तो उन वोटिंग इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर हमें पता चलता है कि वहाँ यानी उन शहरों में रहने वाले लोग क्या क्या काम करते थे। तो हमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के नाम पता चलते हैं कि वहाँ कौन कौन लोग रहते थे। तो शहरों में रहते थे वॉशिंग फोक यानी धोबी, वीवर्स यानी बुनकर कपड़ा बुनने वाले, स्क्राइब्स यानी लेखक लिखने वाले, कारपेंटर बढ़ई रहते थे, पॉटर कुम्हार रहते थे, गोल्ड स्मिथ सुनार रहते थे, ब्लैक स्मिथ लोहार रहते थे, ऑफिशियल सरकार के अधिकारी रहते थे, रिलीजियस टीचर यानी धार्मिक शिक्षक रहते थे, मर्चेंट्स ऑफ किंग्स, ये सब लोग रहते थे शहरों में। और ये हमें कहाँ से पता चला है? जो वोटिंग इंस्क्रिप्शंस हमें मिले, जो दान के अभिलेख हमें मिले, उनसे ये सब पता चलता है। इसके अलावा शहरों में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती थी, शहरों में बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती थी जिसे गिल्ड या श्रेणी कहते थे। ये व्यापारियों का या जो शिल्पकार हैं उनका एक संघ होता था, यूनियन होती थी जो अपने सदस्यों पर अनुशासन रखती थी, उनके लिए कच्चा माल प्राप्त करके लाती थी, उनके उत्पादन को रेगुलेट करती थी, उनके उत्पादन को विनियमित करती थी और उनका माल बिकवाने में उनकी सहायता करती थी। इस प्रकार के जो शिल्पकारों के संघ हैं उसे गिल्ड या श्रेणी कहते थे। तो शहरों में गिल्ड और श्रेणियां भी बड़े पैमाने पे हमें मिली। तो यानी ये पूरा पैराग्राफ जो इस मैप के नीचे पूरा पैराग्राफ दे रखा है वो इस प्रश्न का उत्तर है। उसको मार्क कर लो कि ये पूरा उत्तर आपको लिखना है पॉइंट वाइज। और इस पर एक अलग से सवाल भी आ सकता है, एक अगला सवाल भी लेगा। तो अगला सवाल है, व्हाट फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय द गिल्ड्स? व्हाट फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय द गिल्ड्स? श्रेणियों द्वारा क्या कार्य संपन्न किए जाते थे? व्हाट फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय द गिल्ड्स? श्रेणियों द्वारा क्या कार्य संपन्न किए जाते थे? हाँ भाई केशव तू खड़ा हो जा। क्या कार्य संपन्न करती थी? क्या क्या तीन काम मैंने अभी बताया, गिल्ड क्या क्या तीन काम करती थी? सर वो व्यापारियों का एक समूह होता था, वो एक दूसरे की मदद करते थे, शिल्पकारियों की उनका सामान बिकवाना। तीन काम बताएं, किताब में देखो सबसे लास्ट में लिखा है तीन काम। सबसे पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अपने संघ के सदस्यों के लिए वो कच्चा माल लाने में सहायता करती थी, खरीदने में। दूसरा रेगुलेट देयर प्रोडक्शन, उनके उत्पादन का विनियमन करती कि कौन कितना उत्पादन करेगा इस बात को तय करती थी। और फिर तीसरा जो उन्होंने माल तैयार किया उसको बिकवाने में, बाजार में बिकवाने में सहायता करती। तो ये तीन काम करती थी गिल्ड्स। ये इस तरह से एग्जैक्ट आंसर देना, बैठ जाओ। तो ये काम भी हो, ये क्वेश्चन, ये बात भी हो गई। अब हमारे 6.3 पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 6.3 ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैराग्राफ है और इस पर बहुत बार बोर्ड के पेपर में और सीयूटी के पेपर में बहुत सवाल आए। तो इस पर क्या सवाल बने? 6.3 हेडिंग डाल ली सबने? 6.3 की हेडिंग डाल ली। अब इस 6.3 पर क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, अब हम इस पर आ रहे जो बोर्ड में आया हुआ है और जिसके अलग अलग चीजों पर सीयूटी में सवाल पूछे गए। तो वो अब इस पहले प्रश्न देख लें कि क्या प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न लिखें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतीय उपमहाद्वीप में,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भू मतलब जमीन, लैंड, भू और नदीय मार्गों का जाल फैला हुआ था। भू और नदीय मार्गों का जाल फैला हुआ था। पूर्ण विराम के बाद देखो, इस कथन को व्यापार के संदर्भ में प्रमाणित कीजिए। इस कथन को व्यापार के संदर्भ में प्रमाणित कीजिए। अब इंग्लिश में लिखो। From the 6th century BC, land and riverine routes, R-I-V-E-R-I-N-E, riverine मतलब नदियों के, riverine routes criss-crossed मतलब फैले हुए थे, criss-crossed the Indian subcontinent, criss-cross the Indian subcontinent. Full stop. Substantiate the statement. Substantiate the statement in the context of trade. Substantiate the statement in the context of trade. तो इस प्रश्न का उत्तर आपको 6.3 का जो पूरा पैराग्राफ है उसको पॉइंट वाइज करके देना है। हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी के दौरान, उसमें बहुत सारे जमीन के व्यापार के रूट्स और नदियों के द्वारा व्यापार करने के रूट्स बन गए थे, और इन सब के द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। इन सब के द्वारा भारत में आंतरिक इंटरनल ट्रेड भी हो रहा था और विदेशी दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड हो रहा था। तो आपसे कहा कि ट्रेड के संदर्भ में इसको सब्सटेंशिएट करो कि उसके सबूत दो कि क्या क्या व्यापार हो रहा था। तो सारे सबूत यही लिखे 6.3। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो तरह के हमें व्यापार रूट दिखाई देते हैं। विदेशों के साथ दो तरह के व्यापार रूट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो है हमारे लैंड रूट्स, जमीन के द्वारा जो व्यापार हो रहा है, लिख रहे भाई। तो जमीन के द्वारा जो व्यापार हो रहा था, उसमें हमारा जो रूट था, जैसे ये हमारा भारत है, इस तरह से थोड़ा सा अपने नक्शा मुझे ढंग से बनाना दिया। ये भारत है और इधर सेंट्रल एशिया है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो है। तो हमारे जो लैंड रूट्स थे ये इधर उत्तर से दक्षिण, इधर तक्षशिला है, उज्जैनी है और नीचे तक जा रहा है। ये ट्रेड रूट भारत से बाहर निकलकर सेंट्रल एशिया तक भी जाता था। ये सब बना लो ड्राइंग, सेंट्रल एशिया तक जाता है। तो जो जल्दी से ये बनाओ ये पूरा फिगर। भारत से जो लैंड रूट्स थे वो निकलकर सेंट्रल एशिया तक जाते थे, इन सब पर व्यापार होता था। व्यापारियों के काफिले भारत से माल लेकर यहां तक जाते थे, यहां से माल लेकर वापस आते थे। तो ये तो लैंड रूट्स थे, बना रहा है शासक बनाता है। तो ये तो हमारा लैंड रूट्स था। इसके अलावा सी रूट्स, यानी कि हमारे समुद्र के द्वारा भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था हमारा। तो वो कहाँ था? जो इधर की कोस्ट लाइन है, यानी हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, यहाँ से हमारे पानी के जहाज, नौकाएं चलती थी और कहाँ तक जाती थी? ये अरेबियन सी है, ये अरब सागर।
अरेबियन सी से हमारी पानी की जहाज और नौकाएं चलकर माल भर के उसमें कहां तक जाती थी? ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है हमारा। तो अफ्रीका ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, यहां तक जाता था हमारा व्यापार, ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। ये साथ बनाते जाओ ये ड्राइंग। ईस्ट और यानी भारत के वेस्टर्न कोस्ट से पानी के जहाज, पानी की नाव, बड़ी बड़ी नाव व्यापारियों का माल भरकर अरब सागर से होती हुई अफ्रीका के नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका तक जाती, यहां तक अपना माल पहुंचाते बना ली। और साथ ही साथ यहां से वो वेस्ट एशिया भी जाते थे, यानी जो आज का ईरान, इराक, मेसोपोटामिया जो है, ये सब हमारे माल के जहाज नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक जाते हैं। ये नोट करते जाओ, ये साथ ऐसी ड्राइंग बना। तो हमारे पानी के जहाज, बड़ी बड़ी नाव व्यापारियों का माल लेकर जाती थी अरेबियन सी से होती हुई नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया, यहां तक हमारा माल जाता है। और इधर ईस्टर्न कोस्ट से, यानी इधर उड़ीसा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और बंगाल, यहां से भी हमारे जहाज, पानी के जहाज जाते थे। और कहां जाते थे? यहां से जाते थे वो जहाज हमारे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के दौरान, 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के दौरान भारत में इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड बड़ा फल फूल रहा था। भारत के अंदर भी बहुत सारा व्यापार होता था, लैंड रूट्स के द्वारा और रिवर रूट्स के, रिवराइन रूट्स के द्वारा सारा यहाँ पर हमारा व्यापार होता था। और भारत का व्यापार भारत के बाहर के देशों के साथ भी होता। लैंड रूट्स के द्वारा हमारा माल सेंट्रल एशिया तक जाता और सी रूट्स के द्वारा अरेबियन सी से होते हुए हम नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका तक और वेस्ट एशिया तक जाते हैं। और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया और साथ ही इधर की हमारे ईस्टर्न कोस्ट से हमारे जहाज साउथ ईस्ट एशिया और चाइना जाते। तो इस तरह से भारत का व्यापार बड़ा समृद्ध हो रहा था उस दौरान। एक तो ये बात आपको बतानी, और क्या बताना है इस प्रश्न के उत्तर में? और जो राजा थे वो इन मार्गों पर, चाहे वो जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, इन पर अपना कंट्रोल रखते थे। जो यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों को सुरक्षा देते थे और बदले में उनसे टैक्स लेते थे। तो ये बात भी बतानी, ये नोट करते जाओ। नंबर 1, नंबर 2 कि क्या उसका इस उत्तर में आपको बताना है। पहला तो ये रूट्स बताने, और दूसरा कि इन मार्गों की सुरक्षा वहाँ के राजा करते थे। उस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों के काफिलों की सुरक्षा राजा करते थे और बदले में टैक्स लेते थे। तो इस तरह से ये जो ट्रेड था, ये राजाओं को की एक इनकम का अच्छा सोर्स था, क्योंकि यहाँ के व्यापारियों से उन्हें टैक्स लेते। तो दूसरी बात ये बतानी। अब तीसरी बात क्या बतानी? तीसरी बात बतानी है कि इन रूट्स पर अलग अलग तरह के व्यापारी चलते थे, उन व्यापारियों के नाम बताने। तीसरे पॉइंट में आप बताओगे कि इन रूट्स पर अलग अलग तरह के व्यापारी चलते थे, तो उनके नाम बताने आप। उनमें जो तीसरा पॉइंट देखोगे आप तो बताओगे पैडलर्स यानी फेरी वाले, पैडलर्स यानी फेरी वाले, यानी जो पैदल ही अब झोले में अपना कंधे पे माल लाद के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन्हें कहते हैं फेरी वाले। तो फेरी वाले इन मार्गों पर घूमते थे, इस तरह से व्यापार हो रहा था। ये लिख लिया पैडलर्स यानी फेरी वाले। तो फेरी वालों के बारे में बताना। इसके अलावा आपको बताना है मर्चेंट्स, व्यापारी जो अपना
काफिले लेकर चलते थे, बड़े बड़े बहुत सारे गाड़ियां में माल भर के ले चलते थे, तो मर्चेंट्स की रूट्स पे घूमते थे और व्यापार करते थे, व्यापारी घूमते थे। इसके अलावा सी फेयरर्स यानी नाविक, समुद्र में जैसे जो विदेशों में माल ले जाते थे नाविक, सी फेयरर्स जो होते थे, वो नाविक थे, तो वो इन रूट्स पर घूमते थे और ट्रेड करते थे, तो सी फेयरर्स थे। इसके अलावा आपको, और ये इतनी दूर दूर तक समुद्र में जो इतना खतरनाक रास्ता है वहां पर अपना माल लेके क्यों जाते थे? क्योंकि इससे प्रॉफिट बहुत होता था। जब विदेश में ले जाकर माल बेचते तो बहुत पैसा मिलता था, इसलिए इतने बड़े लाभ के लिए बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार है। फिर आपको एक और नाम बताना है, और वो है मसत्तुवन। तमिलनाडु में यानी दक्षिण भारत में इन बड़े व्यापारियों को जो विदेश जाते थे उन्हें कहते थे मसत्तुवन। किताब में देखो लिखा हुआ है मसत्तुवन, किताब में भी अंडरलाइन करो, अपनी कॉपी पर भी लिखो। तो मसत्तुवन कहते थे दक्षिण भारत में इन बड़े व्यापारियों को, और उत्तर भारत में इन बड़े व्यापारियों को कहते थे सतवाह या सेठीज। लिखते जाओ अपनी कॉपी में, सतवाह सेठीज, किताब में भी अंडरलाइन कर लो, सतवाह सेठी, मथुवन, ये सब नाम बताने आंसर में जब इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा कि ये सब लोग थे जो व्यापार करते थे। और उसके बाद अगले पॉइंट में आपको बताना है कि ये व्यापारी कौन सा माल लेकर इधर से उधर जाते थे, विदेशों में क्या माल बेचते थे। तो ये बहुत तरह का माल बेचते थे, जैसे सॉल्ट यानी नमक, ग्रेन यानी अनाज, क्लोथ यानी कपड़ा, मेटल ओर्स यानी धातु अयस्क, और फिनिश प्रोडक्ट यानी तैयार माल, बना हुआ माल बेचते थे। इसके अलावा स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब भी बेचते थे। खासकर मसालों में भी खासकर जो काली मिर्च है, पेपर है, वो विदेशों में उसकी बड़ी मांग थी, और व्यापारी यहाँ से पेपर और दूसरे मसाले ले जाकर बेचते थे, उन्हें बहुत प्रॉफिट होता था। इसके अलावा टेक्सटाइल यानी कपड़े, और मेडिसिनल प्लांट यानी जड़ी बूटियाँ, ये सब भी विदेशों में बेचते थे। और ये सब उनका व्यापार कहाँ होता था? अरेबियन सी से, अरब सागर से होता हुआ मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर तक भारत का माल हर जगह बिकता था। तो हम देख सकते हैं कि इस दौरान भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर थी, बहुत बड़ा समृद्ध देश था। भारत के व्यापारी भारत का माल पूरी दुनिया के देशों तक ले जाते थे, और वहाँ उनकी बहुत मांग थी, उनको बेचकर बहुत भारी मुनाफा कमाते थे, और वो सोना चांदी और कीमती वस्तुएं लेकर भारत आते थे। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया बनता जा रहा था, भारत धनवान होता जा रहा था इस व्यापार की वजह से। तो ये कब हुआ? 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE। तो ये हमें इस प्रश्न के उत्तर में ये सारी बातें बतानी है 6.3। अब सबको समझ में आ गया इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो आज का लास्ट टॉपिक है उस पर आ रहे हैं, और वो है कॉइन्स एंड किंग्स 6.4। और हाँ, उससे पहले मैं पेज नंबर 44 पर आपका जो ये बॉक्स दे रखा है, द मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला का, उसके बात करूँ। इसमें एक किताब का नाम, किताब का क्या नाम है पढ़िए जरा। अब इसे यही नहीं पता कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि आपस में ये दोनों बात कर रही थी। ये बात बता रखी है कि जब टीचर बोल रहे होते हैं तो सारा ध्यान उनकी बात पर हो, आपस में बात ना हो जाए। पेज नंबर 44 का बॉक्स देख ले ढंग से, और उसमें एक बहुत फेमस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो ये ग्रीक पुस्तक का नाम है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस का मतलब होता है सेलिंग अराउंड, यानी नाव चला के पार करना। और एरिथ्रियन सी ग्रीक भाषा में कहते थे किसको? रेड सी को, लाल सागर। तो लाल सागर को नाव चला के पार करना, ये इस किताब का नाम है। और ये जो किताब है, ये एक एनोनिमस ग्रीक राइटर ने लिखी, यानी उसका नाम नहीं पता कि किसने ये किताब लिखी, बस किताब का नाम पता, उसके लेखक का नाम नहीं पता। और उस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
उस पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में भारत का विदेशों के साथ जो व्यापार होता था उसके बारे में पूरा वर्णन है। तो ये जो अभी मैंने आपको इतनी सारी बात बताई कि भारत का व्यापार यहाँ से यहाँ होता था, यहाँ से यहाँ होता था, ये कैसे पता चला? उसी किताब से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इस किताब का नाम भी सबको याद होना चाहिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस का मतलब मानसी क्या होता है? पेरिप्लस का मतलब होता है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग। सेलिंग अराउंड, यानी नाव चलाते हुए जहाज के द्वारा पार करना। बैठ जाओ और खताओ भाई नितिन, एरिथ्रियन सी का क्या मतलब होता है? अभी अभी बताया था, फिर दूसरों से पूछ के क्या बोल रहा? तू क्या सो रहा था यहाँ पर? एरिथ्रियन सी का मतलब लाल सागर। बैठ जाए जरा। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक किताब है यूनानी भाषा की, और उसमें पूरे भारत का विदेशों के साथ जो व्यापार होता है उसके बारे में पूरा जिक्र है। इस किताब से पढ़कर ही हमने ये पूरा 6.3 जो लिखा है वो सब उसी में लिखा हुआ है। वहीं से पता चला कि ये होता था, ये होता है, ऐसे व्यापार होता था, इन चीज़ों का व्यापार होता था। तो इसको भी सबको नोट कर लिया। और अब हमारे 6.4 पे कॉइन्स एंड किंग्स हेडिंग डाल लो। कॉइन्स एंड किंग्स यानी सिक्के और राजा। कॉइन्स एंड किंग्स, कॉइन्स एंड किंग्स। तो जहां तक इतिहास की बात है, आपको पता है कि इतिहास जानने के अलग अलग स्रोत हैं। हम पुरानी किताबें मिल जाए उससे भी इतिहास पता लगा लेते हैं। पुराने बर्तन, पुराने औजार, पुराने हथियार, इस तरह की कोई पुरानी मूर्ति, ये सब मिल जाए तो हम इतिहास पता लगाते हैं। इसी प्रकार से इतिहास जानने का एक और बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और वो है कॉइन्स यानी सिक्के। और सिक्कों से इतिहास पता लगाने, सिक्कों से इतिहास पता लगाने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं मुद्रा शास्त्र, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। लिख लो, मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों का अध्ययन करके इतिहास का पता लगाना, इस विज्ञान को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र। और इस शास्त्र के विज्ञानियों को कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट यानी मुद्रा शास्त्री। तो अब ये जो आपका 6.4 है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ न्यूमिस्मैटिक्स पे आधारित है। हमें अलग अलग तरह के सिक्के मिले इस काल के, 600 BC से 600 CE के दौरान के हमें अलग अलग तरह के सिक्के मिले। इन सिक्कों का अध्ययन करके भी हमने इस काल का इतिहास पता की कुछ बातें पता लगाई। तो इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स। जल्दी लिख ले क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ एंशिएंट numismatics. Describe any 3 features of ancient numismatics. और हिंदी में लिखो प्राचीन मुद्रा शास्त्र। प्राचीन मुद्रा शास्त्र की 3 विशेषताएं बताई। प्राचीन मुद्रा शास्त्र की 3 विशेषताएं बताई। प्राचीन मुद्रा शास्त्र की 3 विशेषताएं बताई। तो जरा पेज नंबर 45 पर कुछ सिक्कों के चित्र दे रखे हैं, देखो जरा। फिगर 2.7 में जो सिक्का है उसे कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन, आहत सिक्का। 2.7 जो सबसे ऊपर सिक्का देगा फिगर 2.7 में, आहत सिक्का यानी पंच मार्क कॉइन। आहत सिक्का मतलब कि धातु यानी कोई भी मेटल का एक टुकड़ा रखा, गर्म किया उसे, और फिर उसके ऊपर एक मोहर का ठप्पा लगा दिया तो उस पर छप जाता था वही डिजाइन जो जिसका ठप्पा लगा है। इस प्रकार से जो सिक्के बनाए जाते हैं उन्हें आहत सिक्के कहते हैं, पंच मार्क कॉइन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले जो सिक्के मिले हैं वो पंच मार्क कॉइन मिले हैं यहाँ। इस 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के दौरान
सिक्कों का प्रयोग व्यापार वाणिज्य के लिए, लेन देन के लिए होने लगा था। तो सबसे पहले प्रकार के जो सिक्के मिले हैं वो कौन से मिले हैं? पंचमार्क कॉइन, आहत सिक्के। इसके अलावा फिर फिगर 2.8 उसके नीचे एक सिक्का दे रखा है योध्या कॉइन। हरियाणा और पंजाब में एक जनजातीय कबीला, एक आदिवासी कबीला रहता था और वो भी कॉपर के यानी तांबे के सिक्कों का प्रयोग करता था, तो ये उसका एक कॉइन। और फिर सबसे नीचे दो सिक्के दे रखे हैं गुप्ता कॉइन, यानी गुप्त काल का, जो गुप्त राजाओं के काल के ये कॉइन दे रखे हैं। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग समय के कॉइन्स दे रखे हैं और इन कॉइन्स का अध्ययन करने को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। और इस न्यूमिस्मैटिक्स से हमें क्या क्या विशेषताएं पता चली हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया। तो पेज नंबर 44 और 45 पर सेगमेंट 6.4 जो है पूरा का पूरा, इसमें आपको बताना है कि वो क्या करें। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? नंबर 1, हमें सबसे पहले इस काल के जो सिक्के मिले वो कौन से थे? पंचमार्क कॉइन। बस लिख लो नंबर 1 पंचमार्क कॉइन, यहाँ के शॉर्ट में, ताकि आपको याद रहे कि पहला पॉइंट पंचमार्क कॉइन के बारे में, आहत सिक्कों के बारे में। तो पहला तो आपको लिखोगे आहत सिक्कों के बारे में कि सबसे पहले तो वो मिले। उसके बाद दूसरी बात आप बताओगे कि ये जो सिक्के थे ये राजाओं के द्वारा या बड़े व्यापारियों और बैंकरों द्वारा जारी किए जाते थे। लिख लो सेकंड पॉइंट, यानी ये सिक्के कौन जारी करता था? किंग मर्चेंट एंड बैंकर्स। किंग मर्चेंट बैंकर्स, राजा, बड़े व्यापारी या बैंकर, इनके द्वारा जारी है। यानी ऐसा नहीं कि सारे सिक्के राजा ही जारी करता था, मर्चेंट और बैंकर भी सिक्के जारी करते थे, ऐसी संभावना है। फिर तीसरी बात क्या लिखोगे? तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि ऐसे सिक्के जिन पे शासक का नाम और चित्र बना है वो सबसे पहले जारी किए थे इंडो ग्रीक राजाओं ने। हिंद यूनानी राजाओं ने सबसे पहले ऐसे सिक्के जारी किए थे जिस पर शासक का नाम और चित्र बना हुआ है। तो थर्ड पॉइंट लिख लो इंडो ग्रीक रूलर्स। फिर बाद में किताब से पूरा लिख लेना, ये तो केवल हिंट के तौर पे लिख रहे हो कि याद रहे कि इन पॉइंट में ये करना है। तो इंडो ग्रीक रूलर्स के सिक्कों के बारे में बताना है। इंडो ग्रीक रूलर्स के सिक्कों की क्या खासियत थी? ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए हैं जिन पर राजा का नाम और उसका चित्र बना होता है। तो इंडो ग्रीक रूलर्स की बात बता। उसके बाद अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये कि कुषाण शासकों ने, कुषाण रूलर्स ने सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के जारी किए। तो अगला पॉइंट कुषाण रूलर्स के बारे में लिखना है कि उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए कुषाण रूलर्स के बाद। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ना कुषाणों ने। खड़े होकर बताओ। कुषाण रूलर्स ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और हाँ भाई सुजन तू खड़ा हो जा। सबसे पहले ऐसे सिक्के किसने जारी किए थे जिसमें राजा का नाम और उसका चित्र बना होता था? अभी अभी बताया, फिर मुंह देख रहा है। हाँ भाई तफसीर तू बता। हाँ भाई तू बता। हाँ भाई सुन लिया? हाँ, आंखें, कान, नाक, दिमाग सब खोल के बैठ गया, बिल्कुल क्लियर बता रहा। फिर देख रहे थे, हाँ हमें तो पता ही है। इंडो ग्रीक रूलर्स ने, बैठ जाओ। उसके बाद अगला पॉइंट, और जो कुषाण रूलर्स के जो सिक्के थे उनकी खासियत यह थी कि रोमन सम्राटों और पर्शियन रूलर जो ईरान के शासक थे उनके सिक्कों के जितना वेट खाएंगे। तो ये सब बातें लिखनी है। और इस तरह से जो गोल्ड कॉइन्स इतने बड़े पैमाने पर प्रयोग होते थे, तो इससे ये पता चलता है उस समय बड़े पैमाने का व्यापार होता था रोमन साम्राज्य के साथ। क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र मिले जहाँ से हमें रोमन सिक्के, रोमन जो सोने के सिक्के वो मिले। इससे पता चलता है कि भाई इन जगहों पर, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की इन जगहों से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। वहाँ के व्यापारी आते थे, यहाँ चीज़ें खरीदते थे, बदले में अपने सोने के सिक्के देते थे। इसलिए ये सिक्के हमें यहाँ मिले।
तो इन सिक्कों के मिलने से पता चल रहा है बड़े पैमाने पर रोमन एम्पायर के साथ व्यापार होता था। ये सारी बातें लिखनी है इस प्रश्न के उत्तर में जो पॉइंट बता। अगला पॉइंट आपको बताना है योद्धा कॉइन्स, यानी योद्धे जो थे, योद्धे कौन थे? ट्राइबल पीपल थे पंजाब और हरियाणा के, आदिवासी थे, कबीले वाले लोग थे पंजाब और हरियाणा। और योद्धों ने कॉपर के, तांबे के बहुत बड़े सिक्के जारी किए। इससे पता चलता है कि ये योद्धे किंग जो थे ये भी व्यापार वाणिज्य को बड़ा संरक्षण देते थे, इसलिए इनके यहाँ पर इतने कॉपर के कॉइन्स हमें मिले। तो योद्धा किंग्स के बारे में बताने के उन्होंने कॉपर के कॉइन्स जारी किए। उसके बाद हमें अगला पॉइंट जो बताना है वो है गुप्ता कॉइन्स। गुप्त शासकों ने जो सोने के सिक्के जारी किए, उनके सिक्कों में सबसे ज्यादा प्योरिटी यानी शुद्धता थी। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासक। सबसे ज्यादा प्योरिटी वाले गोल्ड कॉइन्स जारी किए किसने? गुप्त शासक। लेकिन पहले शुरुआत में तो हमें मिले गुप्त काल के सिक्के प्योरिटी वाले, बाद में गुप्त काल के सोने के सिक्के मिलना कम हो गए और जो मिले भी उनकी क्वालिटी भी खराब हो गई। तो इसके बारे में इतिहासकार दो तरह के निष्कर्ष निकालते हैं और उनका आपस में विवाद है। एक प्रकार के इतिहासकार कहते हैं कि देखो बाद में गुप्तों के सोने के सिक्के मिलना बंद हो गए, कम हो गए बहुत, और उनकी क्वालिटी भी खराब हो गई। इसका मतलब है कि गुप्तों के शासन के आखिरी समय में आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, इसलिए गोल्ड कॉइन मिलना भी बंद हो गया और जो मिले भी उनकी क्वालिटी भी खराब हो गई, उनमें बहुत कम गोल्ड बचा। एक प्रकार के इतिहासकार तो ये कहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। भले ही सोने के सिक्के मिलना बंद हो गए, कम हो गए, लेकिन जो टैक्स हैं यानी किताबें हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, उनमें उन गोल्ड कॉइन्स का बराबर जिक्र हो रहा है कि व्यापार के लिए, लेन देन के लिए सोने के सिक्कों का प्रयोग हो रहा है। और उनका ये कहना है दूसरे प्रकार के इतिहासकारों का कि अगर सोने के सिक्के नहीं मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि उस सोने के सिक्के अब लोग इकट्ठा करके अपने घर में रखने की बजाय मार्केट में चला रहे थे, वो व्यापक सर्कुलेशन में थे, इसलिए इतिहासकारों को एक जगह इकट्ठे नहीं मिले, बल्कि वो पूरे मार्केट में चल रहे थे। इसलिए इससे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य और ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि लगातार सर्कुलेशन जारी था इन सिक्कों का। क्योंकि किताबों में और अभिलेखों में तो बार बार सोने के सिक्कों का जिक्र हो रहा है, गुप्त काल के आखिर में भी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त काल के आखिर में भी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई थी। अगर सोने के सिक्के नहीं मिल रहे थे तो इसका कारण यह है कि लोग उनको इकट्ठा करके अपने घर में दबाने की बजाय मार्केट में लेन देन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों मत हैं कि एक मत कहता है कि गुप्त काल के आखिर में सोने के सिक्के मिलना कम हो गए, उनकी क्वालिटी खराब हो गई, तो इसका मतलब गुप्त काल के आखिर में इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी भारत में। लेकिन दूसरे प्रकार के इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त काल के लास्ट में भी हमें भले ही सोने के सिक्के मिले कम हैं, लेकिन अभिलेखों में और किताबों में, उस समय की किताबों में सोने के सिक्कों का लगातार जिक्र जारी है कि लेन देन के लिए इनका उपयोग हो रहा है। और साथ ही वो कहते हैं कि अगर सोने के सिक्के कम मिले तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपने घर में छिपाकर, दबाकर, इकट्ठा करके सिक्के रखने की बजाय खरीद फरोख्त के लिए, सेल एंड परचेज के लिए इनका प्रयोग लगातार खुले हाथों से कर रहे थे। इसलिए सिक्के सर्कुलेशन में थे, प्रचलन में थे, इसलिए हमें एक जगह से नहीं मिले। तो ये दोनों बातें बतानी है कि इतिहासकारों का सोने के सिक्के, गुप्त काल के सोने के सिक्कों के बारे में क्या मत है। हाँ भाई, अब मैं पूछ लेता हूँ, खड़ा हो। गुप्त काल में लास्ट में हमें सोने के सिक्के कम मिले, इसके बारे में इतिहासकारों में क्या बहस है? सर, इसमें दो तर्क आए सामने। पहला तर्क ये था कि जो सोने के सिक्के थे वो कम हो गए थे, इसका मानना था कि आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं। दूसरा तर्क था कि सोने, उनका ये कहना था कि जो लोग थे वो सोने के सिक्के पहले रख लेते थे, उन्होंने रखे ही होल्ड करके इकट्ठा करने की बजाय मार्केट में सर्कुलेशन में लगाते, लेन देन के लिए प्रयोग किया। और उस समय के इतिहास, उस समय की किताबों में और उस समय के अभिलेखों में सोने के सिक्कों का लगातार जिक्र है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से ये सारा आंसर आपको लिखकर तैयार है। और आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक।